अब आ जाते हैं किस पे, आरसीसी पे। तो आरसीसी में क्या है, सबसे पहले स्टील एंड कंक्रीट। तो बॉन्ड बिटवीन देम इज ड्यू टू थ्री थिंग्स: मैकेनिकल रेजिस्टेंस, एडहेसिव रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस मतलब कंक्रीट श्रिंक करता है, उसकी वजह से स्टील और कंक्रीट के बीच की ग्रिप बढ़ जाती है। एडहेसिव रेजिस्टेंस, कंक्रीट क्या करता है, सेट करता है और वो रिलीज़ करता है एक एडहेसिव CSH जेल, उसके कारण। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, व्हेन बार हैज़ टेंडेंसी टू स्लिप एंड मूव, बार की टेंडेंसी होती है ना कि वो स्लिप, तो उसकी वजह से। तो स्टील और कंक्रीट के बीम में के बीच में ये तीन तरह के बॉन्ड आते हैं: मैकेनिकल रेजिस्टेंस, एडहेसिव रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। इन आरसीसी सेक्शन, शेप ऑफ नॉर्मल शेयर स्ट्रेस डायग्राम, रेक्टेंगुलर वेरिएशन अप टू टेंशन रेनफोर्समेंट। आरसीसी में शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका रेक्टेंगुलर वेरिएशन होता है, कब कहाँ तक, टेंशन रेनफोर्समेंट तक ही होता है। तो टाउ एवरेज V/BD। नेक्स्ट क्या हो गया, फाइनल डिफ्लेक्शन। इस पे 2 बार क्वेश्चन है। फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज measured from S-cast level of supports of floor, roof and horizontal member। तो फाइनल डिफ्लेक्शन जो है स्पैन बाई 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज occurring after the erection of partition and application of finishes, डिफ्लेक्शन शुड बी लेस देन स्पैन बाई 350 या फिर 20 mm। मतलब एक बार सारी फिनिशिंग हो गई तो डिफ्लेक्शन कम ही होगा, स्पैन बाई 350 to 20। फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन, तो गामा इज इक्वल टू सिग्मा ST बाई सिग्मा CBC। अगली चीज़ क्या है, सॉल्यूशन। यूज़ ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इसमें क्या है, आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लो। ऊपर सिग्मा CBC है, यहाँ पे सिग्मा ST बाई M, ठीक है। तो ये भी सिग्मा CBC हो गया, तो अब tan थीटा लगा दो। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज सिग्मा ST बाई M प्लस सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई B विल बी इक्वल टू सिग्मा CB बाई XU। यहाँ से XU निकाल लो। अगला है डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चंस। तो डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, आरसीसी की डिज़ाइन बेस्ड ऑन स्टील शुड फेल फर्स्ट, टेंशन फेलियर और अंडर रेनफोर्स सेक्शन। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन प्रीमिसेस दैट कंक्रीट कैन एडमिट अ हायर स्ट्रेस लेवल देन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट मेथड के डिज़ाइन में हम क्या इंश्योर करते हैं कि कंक्रीट ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है इन कंपैरिजन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग मोमेंट लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग 0.138 FC के BD स्क्वायर बाई 1.5। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग कितना होता है, 0.130 सिग्मा CBC इंटू BD स्क्वायर हो जाता है वर्किंग मोमेंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। दिस assumption leads to strain distribution linear across the depth, that is epsilon proportional to y। अगली चीज़ क्या हो गया, बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या कहता है, XC इज इक्वल टू MC बाई T प्लस MC इंटू D। M क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो, M इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। C क्या होता है, M20 के लिए C होता है 7 MPa। T क्या होता है, Fe415 T जो होती है 230 MPa होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। और M की वैल्यू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। लिमिट स्टेट मेथड में XU लिमिटिंग 0.480 Fe415 के लिए। मॉड्यूलर रेशियो M कितना होता है, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। तो फॉर M20 सिग्मा CBC को आप 7 MPa ले सकते हो। M क्या होता है, E मोर अपॉन E मिनिमम, दैट इज E ऑफ स्टील बाई E ऑफ कॉन्क्रीट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में concrete is assumed to be elastic. This implies concrete and steel act together elastically. Value of strain in concrete and steel are same at a point. Reason, there is perfect bond between steel and concrete. फ्लेक्चर में लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट देते हैं शेयर को रेजिस्ट करने के लिए स्टिरअप, बॉन्ड के लिए एंकरेज दी जाती है सपोर्ट में, और डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए मिनिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन। लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट। Actual load and stresses may differ from actuated load and stresses. This implies partial safety factor और load factor का हम इस्तेमाल करते हैं to provide adequate safety to structure against the collapse. Next आता है effect of creep and shrinkage can be ignored at the ultimate limit state. क्यों? क्योंकि creep और elastic strain are partly recoverable, लेकिन जब आप ultimate limit state पे जाते हो तो वहाँ पे inelastic strain आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट स्पैन टू डेप्थ रेशियो। डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना है तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो अप्रोप्रिएट रखो। अगर आप अनइक्वल टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट रखते हैं आरसीसी सेक्शन में तो उसके कारण श्रिंकेज डिफ्लेक्शन आ सकता है। रीज़न क्या है, रेनफोर्समेंट अगर आप देखो कॉन्क्रीट में अगर सिमेट्रिकल है तो श्रिंकेज ऊपर भी इक्वल नंबर ऑफ बार, नीचे भी इक्वल नंबर ऑफ बार, मतलब श्रिंकेज एट टॉप एंड बॉटम पोर्शन इज सेम।
लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, मतलब नीचे बार दिया है ऊपर बार ही नहीं है, तो उसका मतलब जो टॉप की श्रिंकेज है वो बॉटम की श्रिंकेज के बराबर नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है, कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा बीम में श्रिंकेज के कारण। फिर प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। दिस असम्पशन इज यूज्ड इन बोथ लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड. Limit state method of design, the failure criteria for RCC beam and column is maximum principal strain theory. Strain in concrete should not be more than 0.0035 or strain in steel should be more than or equal to 0.002 plus 0.87 FY by ES. इसीलिए हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का यूज़ करते हैं आरसीसी में जब हमको बीम्स और कॉलम को डिज़ाइन करना होता है लिमिट स्टेट मेथड से. इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन डिफ्लेक्शन इज़ कंप्यूटेड यूजिंग, फॉर शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन हम ईसी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन के लिए हम ई थीटा का यूज़ करते हैं, विच इज़ EC by 1 plus थीटा, दैट इज़ लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसके बाद आ जाते हैं कुछ कोडल प्रोविजन पे. तो अब आ जाते हैं कोडल प्रोविजन पे. इसमें क्या है, कॉन्क्रीट मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज्ड फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर अलॉन्ग अ सी कोस्ट. अगर सी कोस्ट के अलॉन्ग कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू M30 सी वाटर के लिए. एडिशनल कवर थिकनेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर आरसीसी मेंबर्स टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर 45 mm. अगर कोई आरसीसी मेंबर समुद्र में पूरी तरह से घुसा हुआ है समुद्र के पानी में, तो उसमें एडिशनल कवर देना होता है 45 mm का. pH वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 6. लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में क्या आता है, फ्लोर वाइब्रेशन. क्यों, क्योंकि अगर एक्सेसिव फ्लोर वाइब्रेशन होगा तो उसके कारण स्ट्रक्चर इट कैन रेंडर अ स्ट्रक्चर ऑफ नो यूज़ टू नो यूज़. कोड स्पेसिफाइज स्पेसिंग बिटवीन द पैरेलल रेनफोर्समेंट बार्स. रीज़न, मिनिमम स्पेसिंग क्यों होनी चाहिए बार के बीच में, क्योंकि जिससे कि कॉन्क्रीट को आसानी से उनके बीच में प्लेस किया जा सके, इतनी जगह तो हो. मैक्सिमम स्पेसिंग बार्स के बीच में क्यों कंट्रोल की जाती है, ऐसा नहीं हो कि इतना दूर आपने रख दिया है कि उनके बीच में क्रैक आने लगे, और इतना दूर रख दोगे तो बॉन्ड भी अच्छे से नहीं बनेगा. ठीक है, तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस की लिमिट है. फिर कंटिन्यूस बीम, डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन और उनके शेयर कोएफिशिएंट ये पूछते हैं वो. तो एट द एंड सपोर्ट फॉर डेड लोड एंड इम्पोज लोड. इम्पोज लोड, तो डेड लोड और इम्पोज लोड का मतलब फिक्स्ड कंडीशन है, इम्पोज लोड मतलब फिक्स नहीं है. तो शेयर कोएफिशिएंट 0.4 0.5. एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट. अब आउटर साइड पे है या इनर साइड पे. अगर आउटर साइड पे है तो 0.6 होगा, भले ही चाहे फिक्स्ड हो चाहे नॉन फिक्स्ड हो. लेकिन इनर साइड पे है तो डेड लोड लाइव लोड दोनों एक्ट करेगा तो 0.5, इम्पोज लोड लगेगा तो 0.6. एट ऑल द इंटीरियर सपोर्ट फॉर डेड लोड इम्पोज लोड. तो अगर इंटीरियर सपोर्ट पर लगेगा तो डेड लोड और लाइव लोड के कारण 0.5 और इम्पोज लोड के कारण 0.6. मतलब मोटा मोटा शेयर कोएफिशिएंट 0.4 से 0.6 तक वेरी करता है. ठीक है, या तो 0.4 होगा या 0.45 होगा या 0.5 होगा या 0.55 होगा या 0.6. बस. अगली चीज़ क्या होगी, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम एंड स्लैब्स कैन बी एलिमिनेटेड बाई पुटिंग compression steel equal to tension steel. Reason, because the bond between concrete and steel restrains shrinkage. अगली चीज़ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड और लाइव लोड के केस में 1.5, डेड लोड और विंड लोड के केस में 1.5, तीनों को ले लोगे तो उसके साथ कितना हो जाएगा 1.2. लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में डेड लोड लाइव लोड के लिए 1, डेड लोड विंड लोड के लिए 1. लेकिन जब तीनों को साथ में लोगे तो डेड लोड के साथ ऑलरेडी यहाँ पे खिलवाड़ किया जा चुका है 0.9 लेके, यहाँ पर फिर लाइव लोड और विंड लोड के साथ 0.8 लेते हैं. रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स एंड फ्लेक्चर 0.447. क्यों, क्योंकि डिज़ाइन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट 0.45 FCK होती है, तो FCK को नीचे ले आओ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी. नेक्स्ट आ गया फिर कॉन्क्रीट पे बेस्ड क्वेश्चन, कार्बोनेशन. कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3. मतलब क्या है, कैल्शियम कॉन्क्रीट में प्रेजेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है. तो ये कैल्शियम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है. तो इस चीज़ को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक कोरोजन. कार्बोनेशन को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक कोरोजन. इसीलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये 2 बार पूछा हुआ है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कॉन्क्रीट की वो EC के प्रोपोर्शनल होती है. क्यों, क्योंकि EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK, मतलब EC प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट FCK. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है शेयर स्ट्रेंथ के. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रिटलनेस के. टेस्टिंग अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ सॉलिड मटेरियल वो फंक्शन होती है अंडर रूट E बाई डेंसिटी का. इसका मतलब इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का यूज़ करके आप कंक्रीट की क्वालिटी को असेस कर सकते हो, इन सितु कंक्रीट की क्वालिटी, टू डिटरमाइन डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, टू लोकेट प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स इन इट.
सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व कंक्रीट के लिए कैसा होता है? 0.002 तक पैराबोलिक होता है, 0.0035 की स्ट्रेंथ तक, मतलब 0.002 से 0.0035 की स्ट्रेंथ तक, फिर ये स्ट्रेट लाइन होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एज, मतलब EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK होता है। अब क्योंकि जैसे जैसे कंक्रीट की एज बढ़ती है FCK बढ़ता है, इसीलिए उसी तरह से EC बढ़ेगा एज के साथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। द स्ट्रेस एट विच फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक अपीयर्स इन RCC बीम्स, उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेस जिसपे कि फ्लेक्चर के कारण पहला क्रैक आता है RCC बीम में, उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट E effective इज इक्वल टू EC बाई 1 प्लस थीटा, जहाँ EC क्या होता है? शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस, और थीटा होता है अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट। अगली चीज़ हो गई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका मतलब क्या है? 95% ऑफ द क्यूब्स विल हैव स्ट्रेंथ मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग 0.0035, इससे कम स्ट्रेन नहीं होनी चाहिए। देन आ गया आपका स्टील। स्टील में क्या है? मिनिमम स्ट्रेन एट फेलियर इन टेंशन स्टील, स्ट्रेन शुड बी मोर देन इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES। ई क्या है? ई शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू टू इंश्योर डक्टिलिटी। FY यील्ड स्ट्रेस हो गया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 200 GPa, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ MPa। मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम्स AST मिनिमम बाई BD इज इक्वल टू 0.85 बाई FY, यानी परसेंटेज टेंशन स्टील यहाँ से आ जाएगा 0.85 बाई FY इंटू 100। FE 415 MPa इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इज 1.15 और कॉन्क्रीट के लिए होती है 1.5। स्टील फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसलिए ज़्यादा सेफ्टी देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्क्रीट को साइड पर बनाया जाता है, ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो कंट्रोल इन क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज़ नॉट एज गुड एज स्टील। कॉन्क्रीट और स्टील, कॉन्क्रीट में 2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, स्टील में सिर्फ एक। कॉन्क्रीट में एक होती है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK, एक लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E थीटा इज इक्वल टू EC बाई 1 प्लस थीटा। स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 GPa, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ MPa। तो यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ RCC खत्म हो जाएगा।